गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा। यह अर्थशास्त्र का 4th चैप्टर है और इसका ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस थे। सेकंड पार्ट में आज का क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता होती क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है कि बाजार की ऐसी स्थिति जहां पर परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यह है कि हम ग्राहक के साथ कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे। हम ग्राहक को उसी मूल्य पर, प्राइस पर वस्तुएं बेचेंगे जिस प्राइस पर और दुकानदार वस्तुएं बेच रहे हैं। हम ग्राहक के साथ किस्म में भी, क्वालिटी में भी कोई गिरावट नहीं करेंगे। जिस क्वालिटी पर और दुकानदार वस्तुओं को बेच रहे हैं उसी क्वालिटी की वस्तुएं उतने ही प्राइस में हम भी ग्राहक को देंगे। अब मैटर आता है कि जब सभी दुकानों पर वस्तुओं की कीमत एक होगी और क्वालिटी भी एक होगी तो ग्राहक क्यों खरीदेगा। ग्राहक क्यों खरीदेगा, तो पहले पूर्ण प्रतियोगिता से मतलब समझते हैं, फिर ये नीचे आके विशेषताओं में कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जहां पर क्रेता एवं विक्रेता अधिक संख्या में एकत्रित होकर अपनी अपनी वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय करते हैं। जो क्रेता होते हैं वो वस्तुओं को खरीदने के लिए आते हैं और जो विक्रेता होते हैं वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए आते हैं। जहां पर वो सभी एकत्रित होते हैं ऐसे स्थान को हम पूर्ण बाजार कहते हैं। तो ऐसे बाजार में क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता जो होते हैं वो बाजार का पूर्ण ज्ञान रखते हैं कि कौन से बाजार में कौन सा व्यक्ति, कौन सा व्यापारी वस्तुओं को सही बेचता है, सही क्वालिटी की देता है, सही प्राइस पर देता है, ठीक। तथा विक्रेता विक्रय कला में दक्ष होते हैं। विक्रेता जो होते हैं वो विक्रय कला में दक्ष होते हैं। विक्रय कला क्या होती है? विक्रय कला होती है, आपने सुना होगा एक मुहावरा है बहुत प्यारा सा कि मार्केटिंग वही है जो कि गंजे को कंगी बेच दे। एक सेल्स मैन जो है वो अच्छा वही है जो कि गंजे को भी कंगी बेच दे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको इस तरीके से ग्राहक को मोटिवेट करना है कि वह आपकी बात को ही सर्वोपरि समझने लगे। तो वही कहलाती है विक्रय कला में दक्ष होना। अब ये दुनिया जानती है कि एक गंजा व्यक्ति कंगे का क्या करेगा, मगर आप कितने निपुण हैं अपने कार्य में, आप कितने योग्य हैं अपने कार्य में कि गंजे व्यक्ति को भी उस कंगे की क्वालिटी बता करके कंगा बेच दें। वही कहलाता है विक्रय कला में दक्ष होना। यहां पर वस्तुओं का मूल्य एवं किस्म एक सी होती है, यानी कि किस्मों और वस्तुओं का मूल्य एक होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में स्वतंत्रता होती है। फर्में आ जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई भी उन पर नियंत्रण नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, यानी कि ग्राहक की और विक्रेता की जैसी भी परिस्थितियां हो वैसा होता है। परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। यानी कि जो उत्पादक है उसकी मांग जो है उत्पादन की वह पूर्णतः लोचदार है, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। प्रोफेसर मीड के शब्दों में प्रतियोगिता उस समय पूर्ण कही जा सकती है, यानी कि प्रतियोगिता कब पूर्ण कही जाएगी? जब दो लिखित दो शर्तें पूरी हो जाए। नंबर 1, जब अधिकतम पारितोषिक की खोज में उत्पत्ति के साधनों का एक व्यवसाय से गतिशील होने पर कोई प्रतिबंध ना लगा हो। यानी कि उत्पत्ति के जो साधन है वो व्यवसाय से गतिशील हो रहे हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं है कि उन्हें कंट्रोलिंग किया जाएगा। नंबर 2, जब कोई नियंत्रण की एक इकाई अर्थात एक व्यक्ति अथवा कंपनी जो किसी वस्तु को खरीदने और बेचने के संबंध में निर्णय ले रही हो अपने व्यक्तिगत कार्य वस्तु की कीमत को प्रभावित ना कर सके, यानी कि वस्तु की कीमत को अप एंड डाउन ना कर सके। अब यहां तक हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हेडिंग है पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं। कहीं पर इन्हें विशेषताएं कहा जाता है, कहीं मान्यताएं कहा जाता है
और कहीं पर आवश्यक दशाएं कहा जाता है। तो तीनों का मतलब एक ही है, चाहे वो आपसे आवश्यक दशाएं कहे, चाहे वो विशेषताएं कहे या मान्यताएं कहे, आपको लिखना एक ही चीज है। तो क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, वस्तु का एक रूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता में यह आवश्यक है कि वस्तु का जो रूप, रंग, किस्म है वो एक सी होती है, चेंज नहीं होती। यानी कि सभी विक्रेताओं के पास वस्तु एक ही क्वालिटी की मिलेगी, एक ही रूप की होगी, एक ही रंग की होगी, एक ही आकार की होगी, सब जगह पर एक सी ही देखने को मिलेगी। वस्तु का एक मूल्य, सभी दुकानदारों पर, सभी विक्रेताओं पर वस्तु की कीमत भी एक ही होगी। किसी भी दुकानदार पर कीमत में कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे कि वस्तु की कीमत में यदि अंतर है तो उसकी क्वालिटी में भी अंतर होगा। यानी कि सभी दुकानदारों के पास एक ही सामान की कीमतें होंगी और एक ही प्रकार की वस्तुएं होंगी। क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता बहुत अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने माल का क्रय विक्रय करने के लिए एकत्रित होते हैं। जहां पर वो एकत्रित होते हैं ऐसे स्थान को बाजार कहते हैं, तथा जहां बाजार में जो प्रतियोगिता चल रही होती है उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी क्रेता एवं विक्रेता के आने और जाने पर कोई भी नियंत्रण, रोक टोक नहीं है। यानी कि वह अपनी स्वतंत्रता से आ सकता है और स्वतंत्रता के साथ ही जा सकता है। उस पर कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है कि आप इस बाजार में आए हैं तो आपको माल खरीदना ही खरीदना पड़ेगा या बेचना ही बेचना पड़ेगा। विक्रेता को विक्रय कला में दक्ष होना। जो भी पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता होते हैं वो विक्रय कला में पूर्ण रूपेण दक्ष होते हैं, अर्थात वह इतने योग्य होते हैं अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से या अपनी बातों से या सामने वाले को समामोहित करके किसी भी तरीके से वह अपनी बात को, अपनी वस्तु को ग्राहक को सर्वश्रेष्ठ बता करके किसी भी तरीके से बेचने में सक्षम होते हैं। वही कहलाता है विक्रय कला में दक्ष होना। जैसे कि जो भी विक्रेता होता है, आपने देखा होगा कि जो लेडीजें होती हैं तो लेडीजों की जो दुकानदारी होती है, तो लेडीजों की दुकानदारी में विक्रेता अपने आप को योग्य जब मान सकता है, उसे पता होता है कि लेडीजें जो होती हैं वो रेट को ज्यादातर आधे से भी कम कर देती हैं। तो विक्रेता जैसे ही देखता है कि मेरी दुकान पर लेडीज ग्राहक छड़ के आ रही है तो वह अपनी कीमत को 3 गुना पहले ही कर लेता है, जिससे कि लेडीज ग्राहक यदि उसकी कीमत को आधा करती है फिर भी वह प्रॉफिट में रहे। ठीक, तो ये मतलब निकला कि विक्रय कला में दक्ष होने का मतलब है कि ग्राहक को संतुष्टि मिले, ग्राहक को संतुष्टि, सामान भी खरीदे, वह सामान भी खरीदे। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्राहक हैं और ग्राहकों की संख्या ज्यादा है और विक्रेता को दिख रहा है कि मैं ग्राहक को टाइम नहीं दे पा रहा हूं या वस्तु नहीं दिखा पा रहा हूं। तो विक्रेता क्या करता है कि अपने नौकर से या अपने पियोन से कहता है कि जाओ ग्राहकों को पानी पिला दो या ग्राहकों के लिए चाय की व्यवस्था कर दो, जिससे कि ग्राहक चाय पिएगा तो उसकी 10 से 15 मिनट चाय पीने में खराब होंगी और वह जब तक 10-15 मिनट में अन्य ग्राहकों को चला सकेगा। विक्रय कला का एक उदाहरण है। यानी कि विक्रेता विक्रय कला में कब दक्ष होता है, ग्राहक को संतुष्टि प्रदान कर सके, वही विक्रेता विक्रय कला में दक्ष होता है। क्रेताओं को पूर्ण ज्ञान। क्रेताओं को पूर्ण ज्ञान का मतलब यहां पर यह है कि क्रेता और विक्रेता जो होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों से ही निवास कर अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं। तो क्रेता होते हैं उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है कि कौन सा विक्रेता किस किस्म का है, कौन सा विक्रेता चीटर है, कौन सा विक्रेता वस्तुएं कम तोलता है, कौन सा विक्रेता वस्तुओं की मात्रा में, क्वालिटी में कमी कर देता है। तो बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होने के कारण क्रेता वस्तुओं को आराम से खरीदने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से कुल आगम, औसत आगम एवं सीमांत आगम में संबंधों की व्याख्या कीजिए। कोई जरूरी नहीं चित्र की सहायता से पूछे, वो ये पूछ सकता है कुल आगम किसे कहते हैं, औसत आगम किसे कहते हैं, सीमांत आगम किसे कहते हैं, इनकी व्याख्या कीजिए। तो आगम क्या होता है? किसी भी वस्तु को बेचने से जो भी उसका मूल्य प्राप्त होता है वही मूल्य विक्रेता के लिए उसकी आय, आगम या बिक्री कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी विक्रेता अपने उत्पादन को बेचकर जो राशि प्राप्त करता है वह राशि आगम कहलाती है। आगम को ज्ञात करने के लिए लाभ बराबर होता है आगम माइनस लागत, और आगम बराबर होता है लागत प्लस लाभ। आगम की अवधारणाएं, आगम की प्राय 3 अवधारणाएं होती हैं, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। कुल आगम, किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा में बेचने से विक्रेता को जो राशि प्राप्त होती है वह राशि ही कुल बिक्री या कुल आगम कहलाती है। फॉर्मूला होता है कुल आगम बराबर कुल बिक्री, या तो कुल आगम कहें हम या कुल बिक्री कहें, एक ही बात होती है, बराबर नंबर यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट, बेची गई इकाइयों की संख्या मल्टीप्लाई प्रति इकाई विक्रय मूल्य। औसत आगम, औसत आगम की गणना करने के लिए कुल आगम की राशि में विक्रय की गई इकाइयों की संख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत आगम कहते हैं। औसत आगम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कुल आगम बटे बेची गई इकाइयों की संख्या, इंग्लिश में कहें तो रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सीमांत आगम, किसी भी वस्तु की एक इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। सीमांत आगम बिक्री की राशि का अंतर बटे बेची गई इकाइयों की संख्या में अंतर, चेंज इन सेल्स अपॉन चेंज इन आउटपुट। यदि हम इसे तालिका में प्रदर्शित करें तो हमने एक उदाहरण कि 5 इकाइयां हैं, 5 इकाइयों में आगम दिया, पहली इकाई का आगम, दूसरी इकाई का आगम 22, तीसरी का 30, चौथी का 34 और पांचवी का 36। ऐसे और सीमांत आगम, औसत आगम में यदि हम इकाइयों की संख्या का भाग दे दें तो निकल आता है 12 में 1 का रख दिया, 22 में 2 का रख दिया 11, 30 में 3 का रख दिया 10, 34 में 4 का रख दिया 8.5 और 36 में 5 का रख दिया 7.2। सीमांत आगम, सीमांत आगम का फॉर्मूला रहता है बिक्री की राशि का अंतर होती है बेची गई इकाइयों की संख्या। पहली जैसी है वैसी रख देते हैं, 22 में से 10, 10 में 2 में से 1 घटाया 1, 10 घटाया 1 बराबर 10। ऐसे ही 30 में से 22 घटाया 8, 34 में से 30 घटाए 4 और 36 में से 34 घटाए 2। अब देखिएगा ये मैंने रेखा चित्र बनाया, रेखा चित्र पहली यूनिट पर कुल आगम है हमारा 10 से थोड़ा सा ऊपर रख लिया मैंने 12, दूसरी यूनिट पर 22 है, दूसरी यूनिट पर 22, यहां मान लेते हैं 22, ठीक, 30 30 जो हो गया 30, चौथी यूनिट 34 34 और पांचवी पर 36, ये कुल आगम हो गया, ठीक, मैंने लिखा है इसीलिए। अब देखिए औसत आगम पहली पर 12 यानी कि यही, दूसरी पर 11 थोड़ा सा डाउन, तीसरी पर 10 और डाउन, चौथी पर 8.5, चौथी पर 8.5 और पांचवी पर 7.2, ठीक, ये हो गया औसत आगम। अब सीमांत, पहली पर 12, दूसरी पर 10, तीसरी पर 8, चौथी पर 4 और पांचवी पर 2, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे से मेल खाता हुआ रेखा चित्र से हमने स्पष्टीकरण, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं। लिखना आप लोग जानते हैं कि
तालिका लिखी हुई है, तालिका के अकॉर्डिंग लिखना चालू करेंगे। रेखा चित्र में पहली इकाई पर कुल आगम, सीमांत आगम एवं औसत आगम तीनों समान है, एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं। जबकि दूसरी इकाई पर कुल आगम बढ़ता है, औसत आगम घटा और सीमांत आगत अंतर की रकम होती है, यानी कि और कम हो सकता है। इसी तरीके से लिखते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।